एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन बात करने वाले हैं आपके यूनिट 1 के सब टॉपिक यानी कि सोसाइटी के टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम। अब मैं हर टॉपिक पढ़ाने के बाद एमसीक्यूज इसलिए लेके आ रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों ने जो थ्योरी में पढ़ी है चीज़ें वो किस तरह से एग्जाम में एमसीक्यूज फॉर्म में पूछी जा सकती है वो आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को साइंस के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं, कुछ आर्ट्स के भी हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हैं लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये क्वेश्चन ये जो थ्योरी वाला पार्ट है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये बिल्कुल वही एग्जैक्टली जेकेएसएसबी एग्जाम के अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि फीमेल सुपरवाइजर का जो हमने बैच स्टार्ट करा है, इस बैच में हम लोग आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यूज, कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे पूरे एग्जाम के लिए। और ये लाइफ टाइम मतलब वैलिडिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं विद 100% सिलेक्शन गारंटी। अब सिलेक्शन की गारंटी मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हम लोग पहली चीज़ तो आपको गूगल से फ्री डाउनलोड मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर रहे। हम लोग पूरा कंटेंट पहले एनालाइज करेंगे, जेकेएसएसबी एग्जाम से उसे रिलेट करके बस वही चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको मैं फिर एक बार बोल दूं कि जेकेएसएसबी के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनको ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है, इसलिए वो लास्ट तक सिर्फ पढ़ते ही रह जाते हैं और फिर बाद में एग्जाम फेल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा दुख की बात तब होती है जब आपने बहुत पढ़ा है फिर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। ओके, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए बिल्कुल कंसाइज मटेरियल ताकि आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सको, प्रैक्टिस कर सको एंड देन उसके बाद आप एग्जाम में बैठ के अपना सिलेक्शन ले सको। तो हम लोग वही चीज़ें फीमेल सुपरवाइजर कोर्स में करने वाले हैं। अदरवाइज बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री में लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया होगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, बाकी इस फीमेल सुपरवाइजर का जो कोर्स है, इस कोर्स का प्राइस अभी के लिए सिर्फ 9,999 है। मतलब ऐसे इसका 3,000 है। अगले 2 दिन के लिए इसका प्राइस हमने सिर्फ 999 रखा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो आप मुझे मैसेज करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7006332724 के ऊपर। और हमारा सारा कोर्स जो है वो अवेलेबल होगा हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर। इस ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करके भी कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है या कोई क्वेरी है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माई नंबर 7006332724। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो बाय दिस कोर्स, बिकॉज वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर मेकिंग दिस ब्यूटिफुल कंटेंट फॉर यू। अदरवाइज योर चॉइस। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं जो एमसीक्यूज़ आपके साथ स्टार्ट करूंगा, इसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूंगा सो दैट कि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके, देखो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको लगता है यार ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। भाई ईजी इसलिए है क्योंकि आपको आते हैं। इस एग्ज़ाम में कुछ भी इजी और टफ नहीं होता। अगर कोई सवाल आपको आता है तो आपके लिए वो इजी है, अगर किसी को वो चीज़ नहीं आती तो उसके लिए वो टफ है। ओके, सो अगर आपको आती है फील हैप्पी, डोंट फील ओवर एक्साइटेड एंड ओवर मोटिवेटेड कि ये तो आता है। क्योंकि जब कोई सवाल आप लोग कर लेते हो ना, आपको लगता है ये तो आता है, तो इंसान जो है वो नेक्स्ट की तलाश में बढ़ना शुरू होता है। और उस चक्कर में क्या होता है कि वो जो उसको आता है ना वो भी ब्लर हो जाता है। फिर जब वो एग्जाम में बैठता है ना उसको लगता है हाँ पढ़ा तो था, इसका आंसर भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर कोई आपको चीज़ आती है वेल एंड गुड, और उसको बार बार रिवाइज करो। डोंट थिंक कि ये ईजी है या टफ है। एग्जाम में सिर्फ एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आपको पढ़ना है। ईजी और टफनेस का इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडिंग सोसाइटी क्या है। देखो आप लोगों को एक चीज़ में बताई, ये आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, डेफिनेशंस पढ़ाई है मैंने आपको गिडिंग की। अब देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जब भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो इन्वर्टेड कामास में होती है। इन्वर्टेड कामास में जो भी डेफिनेशन होती है वो एज इट इज़, मतलब जैसा इस सोशल साइंटिस्ट ने बोला एज इट इज़ वैसी होती है। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। यहाँ पे उस इन्वर्टेड कामा की डेफिनेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके, मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सीधा कॉमन लैंग्वेज में लिख दिया है। अब बताओ भाई इसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, क्या कहा है गिडिंग ने? अगर किसी बंदे को अब उस गिडिंग की डेफिनेशन याद नहीं होगी तो भैया वो फंस गया। हालांकि उसने पढ़ा है
पता है उसको कि क्या बोला इसने, लेकिन फिर फंस गया। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे एक सवाल करा कि सर प्लीज़ जो आप नोट्स हमें दे रहे हो, आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमें बता रहे हो कि बनाओ, हाँ वो बहुत ज़्यादा है, क्या हमें वो लिखने चाहिए? भाई लिखने चाहिए, क्योंकि अगर जो चीज़ आपने लिखी है, लिखी हुई चीज़ को जब आप बार बार, मतलब जैसे आप नोट्स ओपन करोगे, आप उसको 10 मिनट रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें माइंड में फिट हो जाएंगी। अब नोट्स को लिखना कैसे बताता हूँ, ठीक है? देखो मैं क्वेश्चन तो डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सारी डिस्कस करूंगा। देखो नोट्स को लिखने के लिए कुछ लोग ना बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, आप एक काम करो, आप छोटा छोटा लिखो, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में लिखो, अकॉर्डिंग टू ऐसे लिख के बस मतलब कोशिश करो 2-3 लाइनों में छोटा छोटा लिख के ख़त्म कर दो, ताकि आपका पूरा पेज ना भरे। कुछ लोग इतना बड़ा बड़ा लिखते हैं कि पूरे पेज में सिर्फ इन्फॉर्मेशन और सॉरी मीनिंग और डेफिनेशन ही आएगा, फिर उनको लगेगा इतने नोट्स बना दिए मैंने। अगर उसको थोड़ा सा मतलब छोटा करें तो बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। तो कोशिश करो अपने नोट्स को छोटा छोटा बनाने की, सो दैट कि वो ज़्यादा बड़े ना लगे। ओके, अच्छा बताइए, अब जिन लोगों को लगता है कि क्वेश्चन ईजी है, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अगर आपको पता है, ठीक है? चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप अमंग एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स। अब आप पूछोगे कैसे, क्यों? देखो यहाँ पे एंथनी गिडिंग ने डेफिनेशन में, अपनी डेफिनेशन में क्या बोला है कि इट्स अ सोसाइटी, क्या है? यूनियन है, यूनियन है इटसेल्फ, ठीक है? मतलब अपने आप में यूनियन है। इस कॉमा वाले वर्ड का जो कॉमा वाले लाइन का मतलब क्या है कि सोसाइटी जो है वो अपने आप में एक यूनियन है, ठीक है? ओके, तो यहां पे भी लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्मल, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है? फिर नेक्स्ट उन्होंने लिखा है दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। सम ऑफ फॉर्मल रिलेशन, वही लिखा हुआ है, फॉर्मल रिलेशन इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर, जिसमें जो भी एक एसोसिएटेड मेंबर हैं, मतलब एक दूसरे के साथ एसोसिएट है, मिले हुए हैं, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है? बाउंड टुगेदर है, ठीक है? तो वही इसी चीज़ को इसमें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। तो भाई इस तरह से डेफिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? लास्ट वीडियो में हमने जो एमसीक्यूज करे, डायरेक्ट जो क्वेश्चन था वो जैसा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है उसी तरह से था, लेकिन कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। ओके, इस तरह से भी आते हैं, तो इसलिए देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अलग हो गया। भाई आपने जो चीज़ें पढ़ी है बस आपको उसको पढ़ना है। जब अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा ना, आप इजीली कर लोगे। देखो डेफिनेशन में सिंपल लिखा है कि यूनियन है, अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक फॉर्मल रिलेशनशिप रहता है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी लोगों के बीच में जो आपस में जुड़े हुए हैं इस एसोसिएशन में। तो वही चीज़ तो यहाँ बोली है कि ऑर्गेनाइजेशन है किसका? फॉर्मल रिलेशन का, जो आपस में इंडिविजुअल्स को, मतलब जिसमें इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। ऑलराइट, क्लियर है? चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, ठीक है? मैं ये क्वेश्चंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ सो दैट कि आपको पता लगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पर्टिकुलर सोसाइटी वाले टॉपिक से। इसी तरह से हम हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे और आपका एक भी चीज़ नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनको मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, ठीक है? चलो अब बताइए इसका क्या आंसर है। देखो अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर ऑब्वियसली है, ये करेक्टरिस्टिक है। डायनामिक नेचर करेक्टरिस्टिक है, ठीक है? बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंसी, देखो एक दूसरे के ऊपर सोसाइटी में लोग डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल है। अब इसमें जो नहीं है करेक्टरिस्टिक वो है ये वाला, ठीक है? दैट इज डेविएंट इन नेचर। डेविएंट का मतलब होता है आप लोग कह सकते हैं इसको ऑड इन नेचर, ठीक है? डेविएंट का मतलब होता है ऑड इन नेचर, मतलब आप अगर हम बात करें तो डेविएंट का मतलब होता है ऑड लगा लो या एबनॉर्मल लगा लो, मतलब विच इज़ नॉट सूटेबल, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, ये जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है? बिकॉज दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन, देखो पहले मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ यहाँ पे। इसका ऑप्शन जो है वो सी है। अब इन्होंने क्या लिखा है कि सोसाइटी इज नॉट अ डेविएंट इन नेचर, क्यों? क्योंकि बट रादर इट हैज़ अ सोशल कंट्रोल टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। ओके, मतलब ऑड, ये ऑड नहीं है, ठीक है? ऑड इन नेचर नहीं है, लेकिन हाँ एक सोशल कंट्रोल होता है जिसके थ्रू जो सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। ओके, क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे जो डेविएंट का मतलब है ना, दैट इज़ कि अगर सोसाइटी में नॉर्म्स या नॉर्म्स वगैरह जो वैल्यूज़ होती हैं सोसाइटी की, अगर उनको वायलेट किया जाता है
तो जाके मतलब वो चीज़ें जो है उनको सोशल कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल की जाती है। बट आपको इतना बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, जब मैं सोशल कंट्रोल पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डेविड का मतलब होता है ऑड, ठीक है, एबनॉर्मल। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सोसाइटी आपस में एक दूसरे से मिली जुली होती है, आप आपस में इंटरडिपेंडेंस होती हैं। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। मतलब बताइए कि ये टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सी ऐसी सोसाइटी के टाइप है जो किसी जिसका करेक्टरिस्टिक्स मतलब जो जिसका मेन फीचर क्या है, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। बताइए कौन सी टाइप है वो। इसका जो आंसर है दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। कौन सी है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखो इंडस्ट्रियल सोसाइटी से, अर्बनाइजेशन से ही आपको एक चीज़ पता लग गई होगी, ठीक है। मैंने आपको दो मेन फीचर्स बताए थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी के, पहला अर्बनाइजेशन, सॉरी पहला कैपिटलिज्म, दूसरा अर्बनाइजेशन बताया था ना। तो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए। और इंडस्ट्रियल वाले सोसाइटी में बेसिकली क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से 18th सेंचुरी में क्या होता है, आप लोगों का ये जो वो सोसाइटी जो थी वो आपके मास प्रोडक्शंस के ऊपर मतलब डिपेंड हो गई, उसकी वजह से स्टार्ट हुई। क्लियर है? अब यहाँ पे लिखा है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी वो मर्ज हुई कब? 80th एंड 19th सेंचुरी में विद द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, फैक्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो फिर क्या हुआ? इट ट्रांसफॉर्म्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। ओके, क्लियर है? चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द डोमिनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्विस एंड नॉलेज बेस्ड ऑक्यूपेशन एंड द डिक्लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, देखो लास्ट जो टाइप थी उसमें पूछा था कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के ऊपर कौन सी टाइप की जो सोसाइटी है वो बनी है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि बताइए कौन सी सोसाइटी है, कौन सी टाइप ऑफ सोसाइटी है जिसमें इंफॉर्मेशन की डोमिनेंस है, मतलब इंफॉर्मेशन टॉप पे है। तो जाहिर सी बात है अब आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद जो मतलब टाइप आई दैट वाज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसके ऊपर डिपेंड थी? इंफॉर्मेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, राइट। और इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, मतलब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो थी वो लेट 1920 और 21st सेंचुरी में स्टार्ट हुई। किसके साथ? विद द राइज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड इनोवेशंस के साथ। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सोसाइटी का जो फोकस था वो मटेरियल प्रोडक्शन की जगह शिफ्ट होके कहाँ हो गया? इंफॉर्मेशन एंड सर्विस के ऊपर। क्लियर है? एनीथिंग एल्स? क्लियर हो गया? चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द लैटिन वर्ड सोशियस। बताइए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने पहली लाइन पढ़ाई थी, आई थिंक दूसरी लाइन में मैंने बताया था ये कि इट्स द वर्ड सोसाइटी डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस। तो उसके आगे मैंने बताया था इट्स मीनिंग। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एसोसिएशन। देखो इन सभी में मैंने आपको जब सेकेंड लाइन पढ़ाई थी उसमें एक कॉमन वर्ड मैंने बताया था, जोर दिया था, जिसको मैंने बोला था कंपेनियनशिप। यहाँ देखो कहीं पे कंपेनियनशिप लिखा है, तो इसी वर्ड से ही आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अगर इसे एक्सप्लेनेशन करें तो यहाँ पे लिखा है कि वर्ड जो है डिराइव किया गया है सोसाइटी वाला कहाँ से? लैटिन वर्ड सोशियस है, जिसका मतलब है एसोसिएशन या कंपेनियनशिप या कलेक्टिव लाइफ के बारे में। ठीक है, अब ये क्या चीज़ इंप्लाइज करती है कि सोसाइटी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और सम कॉमन या ऑब्जेक्टिव जो है उन लोगों के होते हैं। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी दैट मार्क इट अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। बताइए, देखो क्या है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है घुमा के। मैंने आपको क्या बोला कि आएगा वही एग्जाम में जो आपने पढ़ा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज होके बस आपका दिमाग घुमा देंगे वो। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की चीज़ें इंसान वही कर पाता है जिस इंसान ने अपनी कंसाइज मटेरियल को बार बार रिवाइज कराओ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें जिस तरह से अपने नोट्स बनाए उस तरह से चीज़ें एज इट इज़ एग्जाम में नहीं पूछी जाती। बार बार वो लोग अपनी जो मतलब जो राइटिंग है लिखने की उसको मोल्ड कर देते हैं। ठीक है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप सब लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक सोसाइटी के बहुत अच्छे से पढ़े होंगे हर जगह से, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन देख के ना आपको 1 मिनट सोचने के लिए लग जाएगा कि ये क्या है।
और मैं एमसीक्यूज इसीलिए करवा रहा हूँ माय डियर कि आप लोग अपनी जो चीज़ें हैं उसको मतलब अपने जो कंटेंट है उसको मतलब टफ या इजी कंसीडर करने की बजाय थोड़ा सा टेक्निकली सोचिए कि एग्जाम में पूछा किस तरह से जाता है, क्योंकि अगर आपको ये जानकारी होगी ना कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है तो जो भी आपने पढ़ा है ना आपको उसी में एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मतलब अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर का क्या मतलब होता है कि हम लोग इससे छू नहीं सकते। ठीक है, इट इज़ अ नॉन टेंजिबल थिंग, हम इसे टच नहीं कर सकते लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ लिखी है और इस पर्टिकुलर अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर वाले को एक्सप्लेन किया गया है कि इट इज़ नॉट अ फिजिकल एंटिटी, मतलब इसका फिजिकली कोई अपेयरेंस नहीं है लेकिन बट अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, लेकिन ये सोशल रिलेशनशिप का एक नेटवर्क है। तो वही चीज़ यहाँ बोली गई है, समझाई गई है कि सोसाइटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टेंजिबल है। ठीक है, जहाँ इसे मतलब नॉन टेंजिबल है, नॉन विजिबल थिंग है, आपसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ये वेब है सोशल कनेक्शन इंटरेक्शन का लोगों के बीच में। अब सोसाइटी जो है, ठीक है, वही चीज़ें मैंने बोली, कांट टच, कांट सीन। क्लियर है? ठीक है, मेरा ये क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को ये इजी और टफनेस से आगे भी आप लोग सोचो कि एग्ज़ाम में किस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि जिस दिन आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करा ना आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, और मैक्सिमम जो फ्रेशर होते हैं ना उनका दिमाग यही चलता है, ईजी और टफ। और मुझे हंसी आती है इस लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें किसी ने लिखा हुआ था इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस। मैं कहा अच्छा ठीक है, ये इजी क्वेश्चंस जब आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं ना तो दिमाग की बत्ती ना ऐसे बुझ जाती है, समझ नहीं आता हो क्या रहा। इजी तभी होते हैं जब आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन उस 2 घंटे के अंदर जब आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है ना इस तरह के क्वेश्चन का, भाई बंदे के कान से ना धुआं निकल जाता है। ओके, तो इसलिए इजी और टफ कुछ नहीं होता, इट्स ऑलवेज रिलेवेंट। ओके, और मैं हमेशा एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट पे ही फोकस करता हूँ सो दैट कि आपका काम हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी दैट मार्क इट डायनामिक इन नेचर। बताइए कौन सी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का जो इसे डायनामिक इन नेचर बनाता है। अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर आपको मीनिंग पता था, अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग पता था दैट वी कांट टच, वी कांट सी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे है डायनामिक इन नेचर। सोसाइटी इज ना डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर मतलब इट इज़ नॉट स्टैटिक। ठीक है, इट्स अ मतलब डायनामिक जो वक्त के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, तो उस करेक्टरिस्टिक मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी को डायनामिक नेचर बनाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, मतलब कि ह्यूमंस के एक्शंस वक्त के साथ बदलते गए, ह्यूमंस की क्रिएटिविटी जो थी वक्त के साथ बदलती गई। ठीक है, और इसी तरह से सोसाइटी जो थी एक तरह से एक स्टेज से दूसरी स्टेज, एक टाइप से दूसरे टाइप में शिफ्ट होती चलेगी। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे लिखा है सोसाइटी जो है डायनेमिक नेचर है। क्यों है? क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं, और ये चेंज क्यों होती रहती है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्शंस एंड क्रिएटिविटी। ओके, सोसाइटी जो है वो फिक्स और स्टैटिक एंटिटी नहीं है, लेकिन आ लिविंग एंड ग्रोइंग फिनोमिना जो रिफ्लेक्ट करती है चेंजेस। किसकी? कौन कौन सी चेंजेस? जैसे वक्त के साथ इंसान के नीड बदली, इंटरेस्ट बदले, और इन लोगों के मतलब जो भी मेंबर्स है उन सभी के। क्लियर है? और इसका जो राइट आंसर है दैट इज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड क्रिएटिविटी, दैट्स वाई इट इज ए डायनेमिक इन नेचर। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी दैट मेक इट कंसिस्ट ऑफ पीपल। बताइए आप लोगों ने जो 5 से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं ना भाई, मेरे पास कम से कम उसी में से मोल्ड करके ना मैं कम से कम 20 क्वेश्चन आपको करा दूँ। ओके, और जो टाइप्स पढ़ी है ना आप लोगों ने कम से कम मोल्ड करके ना उन्हीं 20 मतलब जो हमने सोसाइटीज़ पढ़ी है उसी में से 20-25 क्वेश्चन आपको करा दूँ। ठीक है, यकीन मानो। तो आप लोगों के ये जो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप लोगों के माइंड से ये जो टफ और इजी वाला ये निकल जाए, बस एग्जाम रिलेटेड आप बात करो। बताइए कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का जो बनाता है इसको, व्हाट दैट मेक इट कंसिस्ट ऑफ पीपल। तो इसका जो आंसर है दैट इज इट इज़ नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ पर्सन बट अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्लियर है? पता लगा इसका क्वेश्चन का क्या? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में क्या लिखा है
कि व्हाट इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी, मतलब बताइए इसमें से कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक है दैट मेक इट अ कंसिस्ट ऑफ पीपल। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ ए। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो ग्रुप है, सॉरी जो सोसाइटी है वो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है उन इंडिविजुअल का जिनका एक जैसा दिमाग है। ठीक है, वही लिखा है कि जो सोसाइटी है कंसिस्ट ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, वैल्यूज, नॉर्म्स या गोल। ओके, तो वही लिखा है कि जो सोसाइटी है दैट इज़ नॉट ओनली अ ग्रुप ऑफ पर्सन बट अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल जो एक दूसरे को जानते हैं और इन्जॉय करते हैं उनकी कंपनी को। क्लियर है? एंड इसी वजह से वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं सो दैट कि उनका जो भी पर्टिकुलर कॉमन गोल है उसे अचीव कर सकें। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर डैश डैश एंड डैश। इसी तरह से भी ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो बताइए भाई सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल है तो क्या करते हैं, वो क्या शेयर करते हैं, दैट शेयर अ कॉमन टेरिटरी, इंटरेक्शन एंड कल्चर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल है जो किसी डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और कुछ कॉमन कल्चर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। क्लियर है? चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, मतलब पीछे, दैट वाज उसका आंसर था डेविएंट इन नेचर। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसी है जो करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आप सभी ने एक बार ये करा हुआ है, तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म। ऑब्वियसली इट्स नॉट बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म क्योंकि सोसाइटी वर्ड ही ग्रुप ऑफ पीपल से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं है। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, क्लियर है? तो अब इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे लिखा है कि जो करेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का वो किसके ऊपर डिपेंड है, बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस, जिसका मतलब कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं अपने सर्वाइवल और वेलबींग के लिए। क्लियर है? मज़ा आया? अगर आप लोगों को मज़ा आया प्लीज़ मुझे मैसेज करना मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 के ऊपर। और अगर अभी तक आपने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करा तो इसी नंबर पे मैसेज करके लिखो सुपरवाइज़र कोर्स। क्या लिखना आपको? सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र का स्पेलिंग बिल्कुल देख के लिखना यार, आप लोग गलत स्पेलिंग लिखते हो। सुपरवाइज़र कोर्स आप लिखोगे आपको इमीडिएटली इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं जो सिलेबस करवा रहा हूँ वही सिलेबस है और अच्छे से करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।